ये लास्ट वीक हमारा कोई टेस्ट हुआ था, चैप्टर 14 का छोटा सा टेस्ट था। ये टेस्ट तो उतना प्रॉपर नहीं है जितना हमारा कमिंग फ्राइडे को मीन कल टेस्ट होगा चैप्टर 14 का कंप्लीट। जो पूरी क्लास में से कोई 28 स्टूडेंट्स ने देने की कोशिश की थी ये टेस्ट, और हमारा पासिंग क्राइटेरिया 70%। क्लास में 70% पे टेस्ट पास करेंगे, आई कैप का पेपर 50% पे पास करेंगे। अगर क्लास टेस्ट ही 50% पे पास करेंगे तो आई कैप पेपर 40 to 45 पे फेल करेंगे। तो क्लास में हमारे टेस्ट में हमें कितने मार्क्स लेने हैं? एटलीस्ट 70%। 70% के अकॉर्डिंगली देखें तो पूरी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स निकले 16, मतलब 16 स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं, बाकी इस टेस्ट तक झक मार रहे थे। अब नेक्स्ट टेस्ट में पता चल जाएगा कितने पढ़ रहे हैं और कितने झक मार रहे हैं। क्या ख्याल है? कोई 3-4 स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं क्लास में, जिन्होंने 100% मार्क्स पिछले टेस्ट में अचीव किए। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में ये 4 के अलावा कोई 5-6 और भी साथ आ जाएंगे। क्या ख्याल है? हाईएस्ट मार्क्स भी 4 स्टूडेंट्स हैं, 14236, 14236, 15632, good, 20252, good, and 15947, 15947, 15947। कोई नहीं है, मतलब जो 4 हाईएस्ट मार्क्स वाले उनमें से 2 आज क्लास में भी नहीं है। चलें, फिर भी अगर हाईएस्ट मार्क्स वो ले रहे हैं छुट्टियां करके भी तो मेहरबानी है उनकी। ये टेस्ट आप टीए रूम से कलेक्ट कर लोगे, क्या ख्याल है? या लेक्चर के बाद क्लास में आपको दे दिए जाएंगे। अभी हम मूव होने जा रहे हैं, चैप्टर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। कमिंग फ्राइडे को मीन कल हम उसका टेस्ट दे के देख लेंगे कितना को कंप्लीट हो गया। मेरी तरफ से कल कंप्लीट हो गया था, आपकी तरफ से कल तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम चैप्टर 1 to 6 जो है इकट्ठे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 to 6 मीन हमारी बुक में टोटल 17 चैप्टर है, जिसमें पहले 9 चैप्टर हमारा मैनेजरियल एनालिसिस का एरिया, उसके बाद एक चैप्टर 10 है स्टैट का, और चैप्टर 11 to 17 हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया। सो फाइनेंशियल एनालिसिस में से एक चैप्टर हमने कवर कर लिया। अब हम मैनेजरियल एनालिसिस में आ रहे हैं। यहाँ से थ्योरी के कोई 6 चैप्टर एक ही टॉपिक के ऊपर हैं, एक ही मॉडल के ऊपर पहले 6 चैप्टर हैं। तो मॉडल का आज हम नॉलेज लेंगे, उसके ऊपर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो पेपर में अपीयर हो सकते हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद डेली एक एक चैप्टर को पकड़ के साथ साथ कवर करते चले जाएंगे। ठीक हो गया? सो मॉडल एक ही है जिसके ऊपर ये पहले 6 चैप्टर हैं, और मज़े की बात है चैप्टर 5 है। छठे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं। छठे चैप्टर में कोई टॉपिक नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, जस्ट क्या है? क्वेश्चंस हैं। तो पहले 6 चैप्टर हम इकट्ठे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया? कैप 6 का नाम था मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के हमें कुछ मैनेजरियल एनालिसिस परफॉर्म करने हैं और कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस परफॉर्म करने हैं। क्यों? फाइनेंशियल एनालिसिस हमने पढ़ा, फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना है। क्यों? बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो अगर ये फाइनेंशियल रिस्क को हमने मैनेज नहीं किया, फाइनेंशियल रिस्क को अगर हमने मैनेज नहीं किया तो हमारा बिजनेस मैनेज नहीं होगा। बिजनेस मैनेज नहीं होगा तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। तो जो भी हम काम कर रहे हैं इस पेपर के अंदर, किस लिए कर रहे हैं? बिजनेस को मैनेज करने के लिए। बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है? फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। मीन कुछ फाइनेंशियल रिस्क हैं उनको क्या करना है? एनालाइज करके मैनेज करना है। एनालाइज करके मैनेज करना है मीन देखना है फाइनेंशियल रिस्क को अगर हम फॉरवर्ड के थ्रू जाएं तो कितनी कॉस्ट आएगी, मनी मार्केट हेज के थ्रू जाएं तो कितनी कॉस्ट आएगी, फ्यूचर के थ्रू जाएं तो कितनी कॉस्ट आएगी, ऑप्शन के थ्रू जाएं तो कितनी कॉस्ट आएगी। ये क्या है? एनालिसिस। अब मैनेज करना है, जिसकी लोएस्ट कॉस्ट है हमें उस हेजिंग ऑप्शन के थ्रू जाना चाहिए। ये क्या हो गया? रिस्क मैनेज हो गया, बेस्ट वे में मैनेज हो गया।
क्योंकि अगर हमने चारों को कंपेयर नहीं किया, चारों के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म नहीं किए, उनकी कॉस्ट निकाल के कंपेयर नहीं की, ऐसे ही मुंह उठा के कोई एक हैजिंग इंस्ट्रूमेंट हमने जो है चूज़ करके बस रिस्क को मैनेज कर लिया, तो क्या एनालिसिस प्रॉपर परफॉर्म हुआ था? नहीं। तो एनालाइज करके आपने बेस्ट वे क्या है मैनेज करने का वो देखना है। उस तरह से बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ मैनेजरियल एनालिसिस भी परफॉर्म करने हैं। मैनेजरियल एनालिसिस क्या है? बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा जाए तो मैनेजमेंट के कोई 3 लेवल्स होते हैं, हमने कहीं पे बचपन में पढ़े होंगे। एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है जिसको टॉप मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है, एक टेक्निकल लेवल होता है जिसको मिडल मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है, और एक ऑपरेशनल लेवल होता है जिसे लोअर मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल होते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल, टेक्निकल लेवल, ऑपरेशन लेवल में टॉप, मिडल और लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में कौन इन्वॉल्व होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, चेयरमैन। मिडल मैनेजमेंट में कौन इन्वॉल्व होते हैं? मैनेजर्स। और लोअर मैनेजमेंट में कौन इन्वॉल्व होते हैं? सुपरवाइजर्स। स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या होता है? कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर की जाती हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज मीन 3 to 5 ईयर आर मोर प्लानिंग होती है कि आने वाले 3 सालों में, आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में हमें क्या करना है। टेक्निकल लेवल पे मैनेजर्स होते हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जाती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मीन ईयरली बजट प्रिपेयर किया जाता है, मीन अप टू 1 ईयर की प्लानिंग, मीन ईयरली बजट प्रिपेयर किया जाएगा कि आने वाले साल में हमने क्या अचीव करना है, कितनी हमारी सेल होगी, कौन से एक्सपेंसेस कितने कितने होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें क्या क्या करने हैं आने वाले साल में। तो वो जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग अप टू 1 ईयर प्लानिंग है, लाइक ईयरली बजट प्रिपेयर करना, वो कहाँ पे काम है? टेक्निकल लेवल पे। ऑपरेशन लेवल पे डे टू डे प्लानिंग होती है या ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। डेली सेल रिपोर्ट प्रोड्यूस करना, डेली के इन्वेंट्री लेवल देखना, डेली हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, आज के दिन में कितने यूनिट्स डिफेक्टिव निकले हैं प्रोडक्शन से। तो ये जो डे टू डे प्लानिंग है या ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है, वो कहाँ पे होगी? ऑपरेशन लेवल पे। अब ये जो पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं, MFA, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ये मेनली हम पढ़ने जा रहे हैं किस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्ट्रेटेजिक लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? आप बनने जा रहे हो अकाउंटेंट, नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक लेवल है, और वो लेवल क्या होता है? स्ट्रेटेजिक लेवल। हाँ, ये पेपर अगर निकाल दो, CA के सिलेबस से निकाल दो, तो फिर आप क्या हो? अकाउंटेंट। फिर आपका लेवल क्या होगा? ये मीन इस पेपर के थ्रू आपके अंदर बेसिकली मैनेजमेंट की कुछ स्किल्स जो हैं वो आपको सिखाई जा रही हैं। कैलकुलेशन नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग की स्किल सिखाई जा रही हैं। फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, किन किन फैक्टर्स को बिजनेस को मैनेज करने में कंसीडर करना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंडस्ट्री मार्केट के बाहर क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसीडर करने हैं, इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसीडर करने हैं वाइल मेकिंग डिसीजन, वाइल मेकिंग स्ट्रैटेजीज। और स्ट्रैटेजीज प्लानिंग कहाँ पे होती है? स्ट्रेटेजिक लेवल पे। तो दिस मीन ये जो आ गया मैनेजरियल एनालिसिस सारा पढ़ने जा रहे हैं, किस लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रेटेजिक लेवल पे। क्यों? यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर की जाती हैं, बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो वो स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करने में, डिसीजन मेकिंग में कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है। हम वो फैक्टर्स क्या क्या हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग क्लियर होता है कि पेपर किस लेवल का है और इसके अंदर क्या चीज़ें हम कंसीडर करने जा रहे हैं। बिजनेस को मैनेज करना है कैसे, बिजनेस की कोई स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करके। तो स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करते वक्त किन बातों का ख्याल करना है, वो बातें हम मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर, फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेज करने हैं, कैसे मैनेज करने हैं, ये मेथड्स हैं, तो उनमें से कौन सा चूज करना है, वो कैलकुलेशन नीचे से लोग आपको करके दे देंगे। लेकिन डिसीजन लेना कि कौन सा मेथड चूज करना चाहिए, हेजिंग करनी तो किस मेथड के थ्रू करनी चाहिए, वो डिसीजन यहाँ पे होगा। सो बिजनेस को मैनेज करने के पॉइंट से हम ये पेपर पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहला? सो बिजनेस को हमने मैनेज करना है, इन हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस को मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, बिजनेस की कुछ स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करके। क्या कहला? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू।
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर आपको डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना है। कहते हैं एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है? बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करना है। किस चीज को कंसीडर करना है? बिजनेस एनवायरनमेंट को। मीन बिजनेस को मैनेज करना है, मीन बिजनेस की कोई स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करनी है, तो स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है? बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इंडस्ट्री या मार्केट को देखना है जिसके अंदर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो। क्यों देखना है? उस इंडस्ट्री एनवायरनमेंट के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं, उस इंडस्ट्री एनवायरनमेंट के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमने एनालाइज करना है कि हमारे लिए पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव। सो बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? बिजनेस की कोई स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करना। स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या देखना है? बिजनेस एनवायरनमेंट में इंडस्ट्री मार्केट को हाँ कैसे देखना है, उसके लिए हमें परफॉर्म करना है एनवायरमेंटल एनालिसिस। क्या परफॉर्म करना है? एनवायरमेंटल एनालिसिस मीन एनवायरनमेंट के अंदर फैक्टर्स को देखना। उन फैक्टर्स को देखेंगे तो वहां से हमें कुछ पॉजिटिव फैक्टर भी मिलेंगे और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी मिलेंगे। जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट मीन इंडस्ट्री मार्केट के अंदर, उन्हें हम नाम देते हैं कि वो क्या है? हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज, जिनको कैप्चर करने से हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बेस्ट वे में मीट होगा। मार्केट के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी तक किसी ने अडॉप्ट नहीं की, तो अगर हम पहले अडॉप्ट कर लें तो कस्टमर सारा हमारे पास आ जाएगा, जिससे क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ट वे में मीट होगा। हम जिस इंडस्ट्री मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ की इकॉनमी ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो इकॉनमी ग्रोथ की तरफ जा रही है मीन लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो हम भी बिजनेस को ग्रो करके अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं या जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ग्रांट सब्सिडीज देना शुरू कर दी हैं, तो हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी के ग्रांट सब्सिडी मिलने से हमारी कॉस्ट कटिंग होगी और कॉस्ट कटिंग के थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव और बेस्ट वे में मैनेज हो सकता है। तो हमें क्या करना है? बिजनेस को मैनेज करने के लिए इन सिंपल वर्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है, मीन इंडस्ट्री मार्केट को एनालाइज करना है, उसके अंदर फैक्टर्स को एनालाइज करना है कि क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, मीन अपॉर्चुनिटीज हैं, और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी होंगे वहाँ पे जो क्या है हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट्स। इन्हें कैप्चर करना है और इन्हें अवॉइड करना है। क्यों? अगर अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर नहीं किया, थ्रेट्स को अवॉइड नहीं किया, तो हमारा बिजनेस मैनेज नहीं होगा। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस के लिए लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कर दिए, गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस के लिए टैक्स इंक्रीज कर दिया, हमारी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है और कोई नई इनोवेशन उसके अंदर नहीं हो रही। हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ये सारे क्या है? थ्रेट्स हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है? अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना है, थ्रेट्स को अवॉइड करना है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हैं क्या देखनी है, वो देखने के लिए आपको क्या करना है? एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है। मीन आउटसाइड द बिजनेस कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको एनालाइज करने हैं कि हमारे लिए पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव है। क्यों? अगर उन्हें एनालाइज नहीं किया, देखा नहीं, तो हमारा बिजनेस मैनेज नहीं होगा, हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो अच्छी ठीक तरह से नहीं होगी। दिस मीन बिजनेस मैनेज करने के हम काबिल नहीं रहे। सो बिजनेस को मैनेज करना है मीन उसकी स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करनी है। स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करते वक्त हमें क्या करना है? एनवायरनमेंट इंडस्ट्री मार्केट को देखना है। कैसे देखना है? थ्रू एनवायरमेंटल एनालिसिस। मीन देखना है उसके अंदर क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं हमें कैप्चर करने हैं और क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो हमें अवॉइड करने हैं। क्यों? अगर देखे ही नहीं तो ना तो कैप्चर होंगे ना अवॉइड होंगे, और अगर ये कैप्चर ना हुए तो ये अवॉइड ना हुए तो हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ट वे में मीट नहीं होने जा रहा। तो हम बिजनेस को एनवायरनमेंट को एनालाइज करने जा रहे हैं। क्यों? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्या करा? क्यों? पे देखने हैं, देखने के बाद देखेंगे इन्हें कैप्चर कैसे करना है, उन्हें अवॉइड कैसे करना है, लेकिन देखने के लिए हमें क्या करना है? एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है। कैसे परफॉर्म करना है एनवायरमेंटल एनालिसिस? वो कहता है जिसे परफॉर्म करने के लिए आपने 6 पेस्टल फैक्टर्स को एनालाइज करना है। बिजनेस को मैनेज करने के लिए एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है।
मीन बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, फैक्टर्स पॉजिटिव नेगेटिव देखने हैं, हाँ एनवायरमेंटल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करना है, ये 6 पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू इन्हें देखना है कि ये पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव है। मीन यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता चलेगा। पेस्टल स्टैंड्स फॉर पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल फैक्टर, E stands for economic factors, S stands for social factors, T stands for technological factors, E stands for ecological factors, and L stands for legal factors. Political, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। एक चीज़ नोट करनी है, सबके साथ अल 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 आ रहा है, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं है, इकोनॉमिक फैक्टर है। क्यों? इकॉनमी से रिलेटेड बातें हैं। इकोनॉमिकल मीन सस्ते, चीप फैक्टर नहीं है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? सस्ता या चीप। तो हमने सस्ता या चीप नहीं, क्या लिखा है? इकोनॉमिक मीन इकॉनमी से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं। सो एक बिजनेस को क्या करना है, मैनेज करने के लिए हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है। मीन कुछ फैक्टर्स देखने हैं आउटसाइड द बिजनेस इंडस्ट्री, मार्केट के अंदर जो हमें पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, हाँ वो कैसे परफॉर्म करना है? थ्रू 6 पेस्टल फैक्टर्स। मीन इनको देखना हमारे लिए पॉजिटिव है, मीन अपॉर्चुनिटी है, या फिर थ्रेट है, नेगेटिव है, मीन हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पॉलिटिकल फैक्टर क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर क्या है? वो कहता है जी हमें देखना है हु इज इन द गवर्नमेंट। कि हम जिस कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां की गवर्नमेंट कौन सी पार्टी है। क्यों? इससे हमारा बिजनेस पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट होता है। क्यों? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं, डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं, और उन प्रायोरिटीज, उन ओपिनियंस की बेस पर हमारा बिजनेस पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट होता है। पाकिस्तान में देखा है तो 3 तरह की पार्टीज हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक PMLN है और एक PTI है। तीनों की डिफरेंट प्रायोरिटीज है। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, ये हैं एग्रीकल्चरलिस्ट। इनके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। इसलिए जब भी ये गवर्नमेंट आएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़ी ही पॉजिटिव होगी, इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव नहीं होती। और इसका हमारे पास एविडेंस है। 2008 में PPP की गवर्नमेंट आई थी। इन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चरलिस्ट को तो बहुत ज़्यादा ग्रांट सब्सिडीज दी, मीन बहुत अच्छा वो सेक्टर चला, लेकिन इंडस्ट्रीज़ को इग्नोर करके। तब लोड शेडिंग के बहुत ज़्यादा मसले थे, उनकी बिजली बंद कर दी। बिजली बंद की तो वो मूव हो गए कहाँ पे? गैस पे, प्रोडक्शन पे। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई। 6 माह के लिए सर्दियों के गैस उनकी बंद कर दी। और तब क्या हुआ? पाकिस्तान की जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, सब ने यहाँ से अपने प्लांट उठा के ले गए बांग्लादेश। और ये रीज़न है कि आज बांग्लादेश यहाँ पे, हम यहाँ पे। 2008 से पहले बांग्लादेश यहाँ पे था, हम यहाँ पे थे। मीन एग्रीकल्चर की फेवर में थे, इंडस्ट्रियलिस्ट की फेवर में नहीं थे। उसके बाद आई एक नून लीग की गवर्नमेंट। ये सारे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट लोग इनके अंदर कम है। और ये गवर्नमेंट जब भी आएगी, इंडस्ट्री की फेवर में पॉलिसीज होंगी, लेकिन एग्रीकल्चर की फेवर में नहीं होंगी। तो इन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर सेक्टर का ख्याल नहीं किया। एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपनी चीज़ें प्रोड्यूस की, स्पेशली आलू, और मार्केट के अंदर उतना रेट भी इनको नहीं मिला कि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूरी कर सकें। लोगों ने क्या किया? जितनी भी अपनी प्रोड्यूस थी दरियाओं में, नहरों में फेंक दी। और तब क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया। और हमारी इकॉनमी के 2 मेन सेक्टर थे, एक एग्रीकल्चर और एक टेक्सटाइल। एक उसने तबाह कर दिया, और उसके बाद से इकॉनमी हमारी तबाह।
उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आ गई पीटीआई, 3-3.5 साल उन्होंने हुकूमत की, लेकिन पता नहीं चल सका ये क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो कौन है गवर्नमेंट में, इससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। क्यों? हर पार्टी की डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं, और वो प्रायोरिटीज या तो हमारे बिजनेस के लिए क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो पीपीपी की गवर्नमेंट हमारे लिए क्या है, थ्रेट है, ये हमें तबाह कर देंगे। हाँ, अगर नूली की गवर्नमेंट है तो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। क्यों? ये खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो पॉलिसीज बनाएंगे जो इंडस्ट्री की फेवर में हो। मीन ग्रांट सब्सिडीज हमें मिलेंगी, लॉ रेगुलेशन हमारे लिए क्या होंगे, लीनियंट होंगे, तो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। नहीं, पीपीपी की गवर्नमेंट आ गई तो क्या है, थ्रेट है। ये इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स इंपोज करेंगे, ग्रांट सब्सिडीज नहीं देंगे, लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करेंगे, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे, तो ये हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हमारे लिए क्या करेगा, हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पॉलिटिकल फैक्टर, हु इज इन द गवर्नमेंट, या पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, हाउ स्टेबल इज द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट स्टेबल है मीन एक पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है, पता है 3-4 साल इसने रहना है, दिस मीन हम अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करके अपनी डायरेक्शन सेट करके ऑब्जेक्टिव बेस्ट वे में मीट कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, आज आई है, अगले 3 माह में पता नहीं ये चली जाएगी। क्या ख्याल है, क्यों? ये फ्रूट चाट है, सारे फ्रूट इकट्ठे नहीं बैठेंगे, कुछ बीच में गल सड़ जाएंगे। क्या ख्याल है? तो इससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है, मीन हम अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट नहीं कर सकते, हम अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो इससे बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल होगी या हेल्प मिलेगी, हर्डल। मीन ये क्या है, हमारे लिए थ्रेट है। हाँ, अगर गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट बन गई है, सारे इदारे एक पेज पे आ गए हैं और नई गवर्नमेंट आ गई है और पता चल रहा है कि अगले 3-4 साल ये चलेगी, दिस मीन इन्होंने जो अब स्ट्रैटेजीज बना ली वही चलेंगी, तो हम भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करके अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी, धरने होते रहेंगे, तो इससे बिजनेस डिस्टर्ब होगा, मीन हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करना जो है वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो ये भी एक पॉलिटिकल फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसके अलावा क्या है पॉलिटिकल फैक्टर, इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। हमारे टाइप के बिजनेस के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, क्या पॉलिसीज हो सकती हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट हमारे बिजनेस को आइदर नेशनलाइज जो है वो कर रही है या फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रही है। ये नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? नेशनलाइज में सब कुछ अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल चलेगा, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आपने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आपकी प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन, फ्री इकोनॉमी, लाइसेंस फेयर, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। हम डिसाइड करेंगे क्या, कितना, कब प्रोड्यूस करना है, हम डिसाइड करेंगे हमारी प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या होनी चाहिए। बिजनेस के लिए अच्छा क्या है, नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और अगर गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर रही है, जो कि 1977 में आके भुट्टो ने किया था, नहीं 1977 में, हाँ 1977 में आके भुट्टो ने काफ़ी सारे इदारों को नेशनलाइज कर दिया था, मीन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल ले लिया था, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, थ्रेट। नहीं, गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्री को नेशनलाइजेशन नहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ प्रेफर कर रही है, तो ये हमारे लिए क्या होगी, अपॉर्चुनिटी। क्यों? हम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रीली ऑपरेट करके अपना ऑब्जेक्टिव बेस्ट वे में मीट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो सकती है हमारे टाइप के बिजनेस के लिए। गवर्नमेंट हमारे बिजनेस के लिए टैक्सेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव, नेगेटिव, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट, थ्रेट। क्यों? इससे हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। क्यों? ये खर्चा है हमारे प्रॉफिट को खाएगा। नहीं, गवर्नमेंट हमारे टाइप के बिजनेस के लिए क्या कर रही है, ग्रांट्स दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है कि इनके थ्रू कॉस्ट कटिंग हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो सकती है, गवर्नमेंट हमारे कंट्री के अंदर एजुकेशन का बजट इंक्रीज कर रही है, एजुकेशन स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर रही है।
एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, तो इसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? हमें पढ़ी लिखी लेबर मिलेगी, स्किल्ड लेबर मिलेगी, जो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी, लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस में हेल्प देगी। उन्हें सिर्फ इशारा करेंगे, बात को समझ जाएंगे। नहीं, गवर्नमेंट एजुकेशन का बजट डिक्रीज कर रही है, हमें अनपढ़ जाहिल मिलेंगे जिन्हें जॉब पे रखने के बाद ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेन करने के ऊपर कॉस्ट भी आएगी, टाइम भी लगेगा। इनको इशारा नहीं, इनको बिठा के बातें 10-10 दफ़ा समझाना पड़ेंगी कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्यों? ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करेगा। क्या कह रहा गवर्नमेंट हमारे कंट्री में जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज कर रही है। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? गवर्नमेंट रोड्स बना रही है, डैम्स बना रही है, रेलवेज बना रही है, पुल बना रही है। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? आपकी गुड्स का जो इन आउट है, डिलीवरी है, वो क्विकली परफॉर्म होंगी, आपका स्टाफ क्विकली मूव होगा वन प्लेस टू अनदर, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। नहीं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट डिक्रीज कर रही है, वही नए रोड्स नहीं बनेंगे, पुल नहीं बनेंगे, डैम्स रेलवेज नहीं बनेंगे, लेकिन पॉपुलेशन तो नहीं बन रही है। क्या ख्याल है? तो उससे क्या होंगे? रोड्स कंजस्टेड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? हमारी डिलीवरीज ट्रैफिक जैम में स्ट्रक हो जाएंगी, हमारे पीपल की, एम्प्लॉयज़ की मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्या बनेगा? थ्रेट बनेगा। सी क्या है? कुछ पॉलिटिकल फैक्टर। गवर्नमेंट कौन है, स्टेबल है या नहीं है, उसकी पॉलिसीज हमारे टाइप के बिजनेस के लिए क्या हो सकती हैं? प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, ट्रांसफर, टैक्सेशन, सब्सिडीज, ग्रांट्स, एजुकेशन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, या गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है क्या? एनवायरमेंटल पॉलिसी भी। एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या? एनवायरमेंट के अंदर कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको गवर्नमेंट जो है अवेलेबिलिटी या तो फ्री करती है या फिर रिस्ट्रिक्ट करती है। भाई बिजनेस देखो, बिजली का बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल हो गया है, गर्मी आ गई है, एसी चलना शुरू हो गए हैं, हमारी उतनी प्रोडक्शन नहीं है जितनी डिमांड है, तो इसलिए भाई इसको पूरा करने के लिए बिजनेस रात को 8 बजे के बाद आपको बिजली नहीं मिला करेगी। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। 8 बजे के बाद हम बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे, हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो रुक जाएंगी, जो बिजनेस को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। बिजनेस ने सोचा चलो गैस पे चलते हैं। भाई बिजनेस देखो, सुबह सुबह चूल्हे नहीं चलते, घरों में गैस चाहिए, गैस उतनी हमारे पास सप्लाई नहीं है जितनी डिमांड है, तो आपको जो है वो गैस सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के 4 महीने मिला करेगी। इसके पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। भाई बिजनेस देखो, हमारे कंट्री का दुनिया में एक मुकाम हो गया, मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में हम पहले नंबर पे आ गए, कहीं तो पहले नंबर पे भी है ना। क्या कह रहा है? तो प्लीज आपकी ये जो CO2 एमिशन है, CO2 एमिशन बोले तो फैक्ट्री से प्रोडक्शन के थ्रू जो निकलता है धुआं, ये मैक्सिमम इतना होना चाहिए पर मंथ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे रोकोगे? प्रोडक्शन बंद करके। प्रोडक्शन बंद करोगे तो क्या इकोनॉमी ऑफ स्केल मीट होंगी? तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नहीं भाई बिजनेस, अब हमने क्या किया, रशिया से जाके जो है वो गैस भी ले ली है, चाइना से हमें बिजली भी मिल गई है, तो अब आपको 24/7 हर वक्त बिजली गैस वाफर मिला करेगी जितनी भी चाहिए। अपॉर्चुनिटी थ्रेट? अपॉर्चुनिटी, जो शायद कभी होगा नहीं लेकिन शायद हो जाए। क्या ख्याल है? ये भी क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या? इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। क्या हो सकते हैं? नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? व्हाट इज नेशनल इनकम? व्हाट इज नेशनल इनकम? वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में एक कंट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसकी वैल्यू को नाम दिया जाता है क्या? नेशनल इनकम। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है?
कुछ लोगों के लिए इकोनॉमिक्स हराम थी पीछे, सबने पढ़ी हुई है। नेशनल इनकम क्या है? वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ज्यादा हुई है नेशनल इनकम तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ का। एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर नेशनल इनकम हमारी कम हुई है तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इकोनॉमिक डिक्लाइन या फिर रिसेशन का। नेशनल इनकम बोले तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ज्यादा हुई है तो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ है, कम हुई है तो इकोनॉमी डिक्लाइन रिसेशन की तरफ है। ज्यादा हुई है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ है, जिसमें लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो हमारी सेल के प्रॉफिटेबिलिटी के बढ़ने का चांस है। बिजनेस के लिए क्या हुई? अपॉर्चुनिटी। हम बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। नेशनल इनकम कम हुई है, इकोनॉमी डिक्लाइन की तरफ है। लोगों की इनकम कम हुई है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, तो इससे हमारी सेल प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सकती है? अफेक्ट हो सकती है। बिजनेस ग्रोथ जो है वो लिमिट हो सकती है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये क्या बन गया? थ्रेट। एक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिव इफेक्ट करता है। क्या कहला? इसके अलावा क्या हो सकता है? इकोनॉमिक फैक्टर, इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? जनरल राइज इन प्राइस लेवल। हमारी इकोनॉमी, कंट्री जहां पे हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे इन्फ्लेशन रेट हाई है। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मटेरियल महंगा हो जाएगा, लेबर महंगी हो जाएगी, ओवरहेड महंगे हो जाएंगे। अगर हम प्राइस हाई करके कस्टमर को चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो डिमांड कम होने से हमारी सेल, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। तो ये क्या है? थ्रेट है। थ्रेट है। जो चीज़ इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है वो हमारे बिजनेस के लिए भी नुकसानदेह है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इकोनॉमिक फैक्टर, इंटरेस्ट रेट। कौन चेंज करता है? स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को हाई या लो करता है। क्यों हाई करता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सेंट्रल बैंक देखता है जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन कब होता है? जब मनी की सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा हो जाती है, लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा आ जाता है तो टिकता नहीं है। जैसे आपके हाथ में पैसा आ जाए तो आपका दिल करता है खर्चो खर्चो खर्चो, तो लोग भी यही करते हैं। मनी की सप्लाई ज्यादा, लोगों के पास पैसा ज्यादा, लोग खर्चेंगे ज्यादा, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो इससे क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी की सप्लाई को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट रेट को ज्यादा करता है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे? सेविंग की तरफ जाएंगे, पैसा बैंकों में रखेंगे। क्यों? वहां से रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। जिससे क्या होगा? मनी की सप्लाई मार्केट से कहां पे आ गई? बैंक के पास। उससे इन्फ्लेशन क्या होगा? कर्टेल होगा, कम होगा। अब ये इंटरेस्ट रेट का ज्यादा होना हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है? क्यों? एक तो लोन पे अगर हमारे कोई प्रोजेक्ट चल रहे थे तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग महंगे होने से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। क्या ख्याल है? जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोग बैंकों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते। तो इक्विटी के थ्रू बिजनेस एक्सपैंड करने के चांसेस भी कम। बिजनेस के लिए क्या हो गया? थ्रेट। इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ तो इससे क्या हुआ? लोगों की सेविंग ज्यादा, कंजम्पशन कम, मीन हमारी सेल कम, तो इससे भी हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? अफेक्ट होगी। क्या ख्याल है? कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी बढ़ जाएगी, इक्विटी के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और सेविंग ज्यादा, कंजम्पशन कम होने से हमारी सेल भी अफेक्ट होने से हमारे बिजनेस के लिए क्या है? थ्रेट है। लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो गवर्नमेंट ने फौरी इसको लो करना है। क्यों? इसको हाई रखा तो इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। क्यों? बिजनेस तबाह हो गए सारे। तो जैसे ही गवर्नमेंट लो करेगी तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी। क्यों? कॉस्ट ऑफ बोरिंग सस्ती होगी, हम लोन के थ्रू प्रोजेक्ट स्टार्ट करके बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट लो है तो लोग बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे। क्यों? हराम नहीं खाना।
इक्विटी में इन्वेस्ट करो, शेयर में इन्वेस्ट करो, तो उससे इक्विटी के थ्रू बिजनेस एक्सपैंड करने के चांसेस ज़्यादा। इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे, घर पे तिजोरी में रखेंगे। क्यों? हराम नहीं खाना। और जब घर पे तिजोरी में पड़ा है, पॉकेट में पड़ा है, तो वो टिकेगा नहीं। वो क्या होगा? स्पेंड, कंज्यूम होगा, तो उससे हमारी सेल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये क्या बना? इंटरेस्ट रेट का कम होना हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी हर लिहाज से। कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम, इक्विटी के चांसेस भी ज़्यादा, कंजम्पशन सेल भी ज़्यादा। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होना हमारे बिजनेस के लिए क्या है? थ्रेट है हर लिहाज से। क्यों? कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी महंगी, लोन भी महंगा, इक्विटी के चांसेस भी कम, और कंजम्पशन कम होने से हमारी सेल भी अफेक्ट होगी। इस तरह से एक और इकोनॉमिक फैक्टर है हमारे पास, और वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट रेट हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? बुरी चीज़। और जो चीज़ इकोनॉमी के लिए बुरी चीज़, उस इकोनॉमी में अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस के लिए भी बुरी चीज़। अनएम्प्लॉयमेंट हाई का मतलब क्या है? लोगों की इनकम कम है, परचेजिंग पावर कम है। परचेजिंग पावर कम है तो उससे हमारे बिजनेस की सेल अफेक्ट होगी। थ्रेट, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, लोगों को जॉब्स मिल रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो हमारे बिजनेस की सेल बढ़ने के चांसेस हैं, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। इस तरह से कुछ सोशल फैक्टर भी हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। सोशल फैक्टर का मतलब क्या है? कि हम जिस कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां की सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है या नहीं है। हम जिस कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां की सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है या नहीं है। हम एक इस्लामिक कंट्री के अंदर अल्कोहल का बिजनेस करने जा रहे हैं। सोशल फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? सोसाइटी हमारे टाइप की नहीं है, तुम्हारी सेल यहाँ पे जनरेट नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल फेस करना पड़ेगी। क्या कह रहा है? हम एक ऐसे कंट्री में चिल्ड्रन गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट ने बर्थ रेट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि बच्चे दो ही अच्छे। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? हमारे टाइप की जो जनता है, हमारा टाइप का जो कस्टमर है चिल्ड्रन गारमेंट्स, वो अब नंबर में क्या हो जाएंगे? कस्टमर कम हो जाएंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मीन इससे हमारा बिजनेस फूलेगा नहीं। मीन सोशल फैक्टर का मतलब क्या है? हमने देखना है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बोलते हैं टाइप ऑफ सोसाइटी को, कि हम जिस कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां की सोसाइटी हमारे टाइप की है या नहीं है, हमारे टाइप का कस्टमर वहां पे है या नहीं है तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव, अगर नहीं है तो बिजनेस के लिए क्या होगा? नेगेटिव। क्या कह रहा? हम हैं मैकडॉनल्ड, क्या करते हैं? बर्गर बेचते हैं। जनता बर्गर खाई जा रही है। अचानक मार्केट के अंदर किसी ने शोशा छोड़ दिया कि ये बर्गर खाने से मोटापा होता है, इससे बीमारियां लगती हैं। क्या सोशल फैक्टर पॉजिटिव रहा, नेगेटिव हो गया? नेगेटिव हो गया। क्या हमारा बर्गर खाने कोई आएगा? क्या बन गया? थ्रेट। अब हमें क्या करना पड़ेगा? उस बर्गर के अंदर एक हरा पत्ता लगा के कहना पड़ेगा कि ये हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। उसके अंदर जो सॉस है उसे नीला पीला येलो करके कहना है हमने बाहर से इंपोर्ट की है, हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है। उसके साथ से हमें कोक पेप्सी हटा के क्या करना है? माइलो या जूस का डब्बा लगाना है कि ये हेल्थ के लिए इसके साथ पीना बड़ा अच्छा है, वरना ये सोशल फैक्टर हमारे बिजनेस को क्या करेगा? तबाह कर देगा। ये क्या है? सोशल फैक्टर, कि सोसाइटी हमारे टाइप की है या नहीं है। मीन सोसाइटी हमारे प्रोडक्ट्स को प्रेफर करने वाली है तो सोशल फैक्टर पॉजिटिव, नहीं प्रेफर करने वाली तो सोशल फैक्टर क्या हो गया? नेगेटिव। क्या ख्याल है? नोकिया एक कंपनी थी, आज से ठीक 10 साल पहले देखा जाए, आज से ठीक 10 साल पहले 97% मार्केट शेयर था उसका। चलिए 97 बहुत ज्यादा हो गया, 95% मार्केट शेयर था उसका। मीन 95% लोगों के पास मोबाइल होता था नोकिया का, लोग यूज किए जा रहे थे। अचानक क्या हुआ? मार्केट में आया टच फोन।
लोगों ने टच किया और चस्का बड़ा मिला, क्या बात है। वो पिक्चर बड़ी भी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है, वही बटन स्क्रीन के ऊपर ही टच हो रहे हैं। लोग मूव हो गए कहाँ पे, टच फोन की तरफ। नोकिया ने कहा कि 95% मार्केट शेयर हमारे पास है, हमें पता है मोबाइल क्या होता है। इन्होंने ऑन टाइम टच फोन इंट्रोड्यूस नहीं करवाए। आज कितने लोगों के हाथ में नोकिया फोन है इस क्लास में? एक भी नहीं निकला। बड़ी मुश्किल से 1 या 2% आप मार्केट शेयर है इनका। बल्कि अब वो कंपनी खत्म हो गई, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर ली। इनके पास 95% पूरी दुनिया में मार्केट शेयर था। क्यों? सोशल फैक्टर चेंज हो गया, सोसाइटी की प्रेफरेंसेस चेंज होगी। सोसाइटी को अब वो बटनों वाला फ़ोन अच्छा नहीं लगा, अब उन्हें टच का चस्का पड़ गया। और अगर आप उस सोसाइटी के अकॉर्डिंगली मूव नहीं हुए तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। मीन वो थ्रेट बना, लेकिन उन्होंने उस थ्रेट के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए क्या हो गए? फेल हो गए। सो सोशल फैक्टर है क्या कि हम जिस कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ की डेमोग्राफी मीन टाइप ऑफ सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है तो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, नहीं है तो क्या है? नेगेटिव। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि हम जिस कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे हमारे बिजनेस के टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों? अगर हमारे टाइप के बिजनेस की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हम उसे अडॉप्ट करके कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव करके हम लो प्राइस प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करके अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगी हमारे लिए? अपॉर्चुनिटी। हम जिस कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे हमारे टाइप के बिजनेस की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो आजकल आपका कंपटीशन सिर्फ लोकल बिजनेस के साथ नहीं है, पूरी दुनिया के बिजनेस के साथ है। पूरी दुनिया के बिजनेस की प्रोडक्ट्स आजकल यहाँ पे इजीली अवेलेबल है इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू। बल्कि दुनिया के जितने भी ब्रांड हैं सब ने अपने आउटलेट्स भी यहाँ पे खोले हुए हैं और बाहर प्रोडक्शन हो रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्शन आप करते हो तो इससे कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव होती हैं, लो कॉस्ट आती है आपकी। तो क्या आप प्राइस की बेस पर उन्हें कम्पीट कर सकोगे? नहीं। तो आपके कंट्री में टेक्नोलॉजी का अवेलेबल होना आपको कॉस्ट एफिशिएंसीज के थ्रू ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। मीन ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। आपके कंट्री में आपके बिजनेस की टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना होना ये क्या है? थ्रेट है। क्यों? आप कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव नहीं कर सकते तो दुनिया के बिजनेस की प्रोडक्ट्स को कम्पीट प्राइस पर नहीं कर सकते, तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अफेक्ट होगा। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, हमने देखना है कि क्या उस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई इनोवेशन भी हो रही है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है लेकिन उसमें कोई इनोवेशन नहीं हो रही, तो दुनिया में तो इनोवेशंस हो रही हैं। क्या ख्याल है? और जितनी इनोवेशन होगी उतना ही कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्वालिटी अचीव करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये भी देखना है अगर इनोवेशन हो रही है तो अपॉर्चुनिटी। क्यों? मोर कॉस्ट एफिशिएंसी, मोर क्वालिटी अचीवमेंट की तरफ हम जाके ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी है लेकिन ऑब्सोलीट होगी, उसमें इनोवेशन नहीं हो रही, तो क्या हम एफिशिएंसी अचीव कर सकेंगे? क्वालिटी इंप्रूव कर सकेंगे? नहीं। तो इससे क्या होगा? कंपटीशन को डील नहीं करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव अफेक्ट होगा। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? इकोलॉजिकल यहाँ पे मतलब क्या है? एनवायरमेंट मीन माहौल वाला एनवायरमेंट। कि क्या हो रहा है? अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर आजकल इंक्रीज हो रही है। किस चीज़ की? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की। ये पाकिस्तानी कौम को भी अब पता चल गया है कि धुआं पॉल्यूशन कोई चीज़ होती है। कब? जब दुनिया में इन्होंने टॉप किया। अदरवाइज ये सारी ज़िंदगी घुट्टे मिट्टी में धुएं में फिर रहे थे, इनको नहीं पता था पॉल्यूशन भी कोई चीज़ होती है। अब आके जब स्मॉग हुई है या दुनिया ने इनको रैंक दिया तो उसके बाद इनको पता चला हो पॉल्यूशन भी होती है कोई चीज़, धुआं भी पॉल्यूशन है। और अब क्या हुआ है? मीडिया ने ऐसी कंपनीज जिनकी प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, उनको मीडिया पे हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि ये वो बिजनेस हैं जो पॉल्यूशन ज़्यादा फैला रहे हैं। और ये पोल्यूशन क्या कर रही है? लोगों की हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, बीमारियों का, कैंसर का कॉज बन रही है।
तो क्या अब कस्टमर ऐसे बिजनेस की प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे जो इनकी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं? क्या ख्याल है? तो ये अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो हमें क्या करना है, अब बिजनेस ऑपरेशन एनवायरमेंटल फ्रेंडली परफॉर्म करनी है। मीन ऐसी मशीनरी प्लांट हमने यूज़ करना है जिसे धुआं कम से कम हो, वरना सोसाइटी की स्पोर्ट बंद होने से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अफेक्ट होगा। क्या कह रहा है? तो इन्वायरमेंटल लॉजिकल फैक्टर में हमने क्या देखना है कि क्या हम जो अवेयरनेस दुनिया में फैल रही है उसके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे? क्या हम एनर्जी को रिन्यू कर रहे हैं? क्या हम रिसोर्सिस को रिन्यू कर रहे हैं? क्या हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं? तो फिर तो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर हम एनर्जी को रिन्यू नहीं कर रहे, रिसोर्सिस सिर्फ यूज कर रहे हैं, रिन्यू नहीं कर रहे, पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ये हमारे लिए क्या है, करंटली नहीं तो फ्यूचर के लिए क्या बन जाएगा, थ्रेट बन जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन मजे की बात है कि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। इकोलॉजिकल फैक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। लीगल फैक्टर क्या है? कुछ लॉज रेगुलेशंस जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। क्या लॉ रेगुलेशंस हो सकते हैं? कंपनी लॉ हो सकता है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। एम्प्लॉयमेंट लॉ हो सकता है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। साइबर लॉ हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। क्यों? इनकी कंप्लायंस करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। अगर इन लॉज को कंप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर फाइन्स, पेनल्टीज इंपोज होंगी जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करेंगी, या बिजनेस बैन हो जाएगा तो उससे हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करना प्रॉब्लम में चला जाएगा। मीन इनकी कंप्लायंस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, नॉन कंप्लायंस हमारे लिए थ्रेट है। ये लॉ नहीं है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये लॉ अगर हमारे ऊपर इंपोज हो गए हैं तो फिर हमारे लिए क्या है, थ्रेट। क्यों? कंप्लाई करने पे भी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, और वो कॉस्ट क्या करेगी, हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी। कंपनी लॉ क्या हो सकता है कि हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर कंपनी लॉ ये कहता है कि आपको बिजनेस पहले रजिस्टर्ड करवाना है, उसके बिना आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, और वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग है। बिजनेस के पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। कंपनी लॉ ये कहता है कि आप अगर इस कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना चाहते हो तो लॉन्च करने से पहले उस प्रोडक्ट की आपने किसी गवर्नमेंट बॉडी से टेस्टिंग करवानी है, अप्रूवल करवानी है। उसके बिना आप लॉन्च नहीं कर सकते, और वो टेस्टिंग अप्रूवल प्रोसेस बड़ा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। क्या कहला है? मीन कोई लॉ है तो हमारे लिए क्या है, थ्रेट ही है, अपॉर्चुनिटी नहीं होता ये। इस तरह से कुछ एम्प्लॉयमेंट लॉ हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने कह दिया भाई इस कंट्री में अगर आपने ऑपरेट करना है तो मिनिमम वेज रेट आपको जो है वो 25,000 देना है हर एम्प्लॉय को, इससे कम नहीं दे सकते। और अगर आपकी प्रोडक्शन में कोई थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, लेबरर्स हैं, जिनको आप पहले 15-20 हज़ार दे रहे थे, अब कितना देना पड़ेगा? 25,000। क्यों? लॉ डिक्टेट कर गया। तो इससे आपकी लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट। इस तरह से कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ भी हो सकते हैं कि वर्कर्स की जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे प्रॉपर कोई हीटिंग सिस्टम होना चाहिए सर्दियों में, गर्मियों में कोई प्रॉपर कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। वर्कर्स की वर्क प्लेस पे कोई अच्छी जो है वो कैंटीन होनी चाहिए। वर्कर्स की वर्क प्लेस पे कोई इनके लिए जो है वो खेल की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। और ये चीज़ें अगर पहले नहीं थी तो अब लॉ की सूरत में हमें देना पड़ेंगी। देने के लिए क्या आएगी? कॉस्ट आएगी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो क्या बनेगा? थ्रेट बनेगा। इस तरह से कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी हो सकते हैं। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपने सपोज वारंटी पीरियड मस्ट देने हैं, 15 दिन की वारंटी के बिना आपने प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। कस्टमर चाहे तो 15 दिन में प्रोडक्ट वापस भी दे सकता है।
इस मीन हमें रिटर्न प्रोडक्ट्स वापस लेना पड़ेंगे। क्या ख्याल है? बिजनेस की अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट, थ्रेट। क्या ख्याल है? लाइक यूके के अंदर एक लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कि अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेल कर रही है तो उसे 15 दिन की वारंटी पीरियड पे सेल करना है, की वारंटी पीरियड पे सेल करना है। कंज्यूमर चाहे तो 15 दिन बाद वो चीज़ वापस भी दे सकता है। 2009 में इस लॉ को मैंने यूज़ किया। 2009 में क्या हुआ, एप्पल ने पहली दफ़ा कोई वाइट कलर का फ़ोन जो है ना वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। अदरवाइज सारी कंपनीज के फ़ोन ग्रे या ब्लैक ही होते थे। पहली दफ़ा कोई वाइट कलर का फ़ोन आया, iPhone 3GS। तो मार्केट में बड़ी धूम मची थी, वाइट कलर का फ़ोन, वाइट कलर का फ़ोन। मैंने घर बैठे ऑर्डर किया, फ़ोन आ गया, एक वीक यूज़ किया। लेकिन जब मैं बाहर जाता था ना तो देखा कि ज़्यादातर फीमेल जो है वो वाइट फ़ोन यूज़ कर रही हैं, मेल ज़्यादातर ब्लैक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये पीछे रेड फ़ोन आया था, लेडीज़। कुछ दोस्तों ने भी टॉन्ट किया कि तूने लेडीज़ फ़ोन ले लिया है, ये तो लेडीज़ के लिए है, तुझे ब्लैक लेना चाहिए था। तो मुझे भी फील हुआ कि बाकी थोड़ी सी गलती हो गई है। एक हफ़्ता यूज़ किया मैंने, 15 दिन की वारंटी पीरियड थी। उन्हें दोबारा कॉल की कि मुझे थोड़ा फीमेल सा टच दे रहा है, तो प्लीज़ मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस कलर से, मुझे ब्लैक फ़ोन चाहिए। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम सर। वेरी नेक्स्ट डे एक ब्लैक सील पैक फ़ोन मेरे पास वापस आया, और वो वाइट फ़ोन जो डब्बा भी प्रॉपर बंद नहीं हो रहा था, हफ्ता मैंने यूज़ किया हुआ था, वो वापस ले गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। ये क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। आपको क्या वो वैसे आप सेल प्राइस पे बेच सकते हो वो चीज़? नहीं, वो तो यूज़ होगी। क्या कह रहा है? इस तरह से अमेरिका में एप्पल का जो स्टोर है, एप्पल स्टोर, वहाँ से अगर आप फ़ोन लो ना तो आपको 1 साल की वारंटी देते हैं। 1 साल में अगर उस फ़ोन में कुछ हो जाए तो आप रिप्लेसमेंट ले सकते हो। कुछ 2012 में मैंने वहाँ से एक फ़ोन मंगवाया, iPhone 5 था शायद। यूज़ किया मैंने 6-7 माह। और पाकिस्तान में आपको पता है बिजली तो जाती ही नहीं, तो कभी मैं उसे UPS पे चार्ज कर रहा हूँ, कभी जनरेटर पे चार्ज कर रहा हूँ। एक दिन जनरेटर पे लगाया तो फ़ोन बंद हो गया, डेड। मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन नहीं हो रहा। 7 माह यूज़ किया हुआ था, 1 साल की वारंटी थी। वापस वहाँ पे भेजा, उन्होंने फ़ोन पकड़ा, ऑन नहीं हो रहा, पीछे फेंका और एक नया फ़ोन डब्बा पैक थमा दिया। क्यों? साल की वारंटी थी, नहीं क्लेम करे तो कंज्यूमर वहाँ पे खप डाल देगा तो उनकी रेप्यूट अफेक्ट होगी। तो ये क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, जो कुछ कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? आपके लिए खर्चा ही है। तो आप फिर क्या करोगे? ऐसे खर्चों को अपनी प्राइस के अंदर इंक्लूड रखोगे, अपनी प्राइस इतनी रखोगे जिसके अंदर इस तरह के लॉसेस भी क्या हो जाएं, कवर हो जाएंगे। इस तरह से कुछ डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी हो सकते हैं जो बिजनेस को फॉलो करने हैं। कौन से बिजनेस? जो दूसरों का डाटा अपने पास होल्ड करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जैसे ये कॉलेज आपका डाटा होल्ड करता है, क्या कह रहा? अगर कॉलेज की प्रिंसी से आपका डाटा चोरी होके मिसयूज होता है तो उसके लिए लायबल कौन होगा? ये कॉलेज। आप कॉलेज को डैमेजेस के लिए सू कर सकते हो। क्या कह रहा है? इस तरह डिफरेंट कंपनीज ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, अब कस्टमर की पेमेंट्स डिटेल का डाटा भी अपने पास सेव कर लेती हैं। तो इन कंपनीज को क्या करना है? इंश्योर करना है कि डाटा जो अपने पास सेव किया है ये सिक्योर रहना चाहिए, इसका मिसयूज, चोरी, थेफ्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर होती है तो कंपनी को डैमेजेस पे करना पड़ जाएंगे। तो ये क्या है? डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो कंपनी को फॉलो करना पड़ेंगे। फिर उसके लिए कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना पड़ेंगे, उसके लिए कुछ मेमोरी स्पेस अच्छे अरेंज करना पड़ेंगे, कोई अच्छे एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेंगे, जिसके ऊपर क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। और जब भी कोई लॉ बनता है, आपके ऊपर इम्पोज होता है, तो उसके ऊपर कॉस्ट आती है। तो ये हमारे लिए क्या बनते हैं? थ्रेट, कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनेंगे। इस तरह से कुछ साइबर लॉ भी हो सकते हैं। साइबर लॉ मीन ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो कस्टमर अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। क्यों? अगर आपकी वेबसाइट से कस्टमर की पेमेंट डिटेल जो है वो मिसयूज, हैक होती है, तो डैमेजेस किसको पे करना पड़ेंगे?
आपको पे करना पड़ेंगे। क्यों? ये साइबर लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसको? कस्टमर को। कि कंपनी को इंश्योर करना है कि उनकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी ने ये इंश्योर नहीं किया, उसके ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं लगाए, कस्टमर की पेमेंट डिटेल मिसयूज हो गई, तो डैमेज किसको पे करना पड़ेंगे? कंपनी को। तो इसलिए कंपनी को ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए सारे कंट्रोल्स इंश्योर करना पड़ेंगे। कंट्रोल्स लगाने पे क्या आएगी? कॉस्ट। और वो कॉस्ट क्या है हमारे लिए? थ्रेट है। मीन ये क्या है? लीगल फैक्टर, लॉज हैं जिनकी हमें कंप्लाइंस करनी है। और जब भी कोई लॉ हमारे ऊपर इम्पोज होगा तो हमारे लिए क्या बनेगा? थ्रेट ही बनेगा। क्यों? उसे कंप्लाई करने पर हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। कंप्लाई नहीं करेंगे तो फाइन्स, पेनल्टीज हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। सो कौन से फैक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं, ये हमने देखने की कोशिश की। बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है? एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है? पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू। क्यों एनालाइज करना है? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, to identify positive factor in the environment that help the organization in achieving its objective. Opportunities क्या हैं? Positive factors in the environment that help the organization in achieving its objective. Threats क्या हैं? Negative या adverse factor in the environment that prevent the organization in achieving its objective. क्या कहला? हाँ, कैसे हमने opportunity threats देखनी है? 6 पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू। पॉलिटिकल फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इकोनॉमिक फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सोशल फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और लीगल फैक्टर देखने हैं। पॉजिटिव तो कभी भी नहीं होंगे, क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये पेस्टल जब पैदा हुआ था तो इसका नाम था पेस्ट। मीन एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए क्या करने हैं? 4 पेस्ट फैक्टर्स को एनालाइज करना है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। लेकिन पॉलिटिकल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, इसका नाम था पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। तो 4 पेस्ट फैक्टर क्या हैं? पॉलिटिकल एंड लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। बाद में पता चला नहीं, ये बिजनेस जो है वो माहौल को भी खराब करता है पॉल्यूशन के थ्रू। तो एक इकोलॉजिकल फैक्टर भी होना चाहिए। और लीगल को पॉलिटिकल के हेड से निकाल के एक सेपरेट हेड दे दिया गया, और ये क्या बन गया? पेस्टल बन गया। मीन 6 फैक्टर्स बन गए। अब अगर एग्जामिनर कहे कि आपने ये एक बिजनेस है, उसकी ये इंफॉर्मेशन है, इस पे पेस्ट एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो आपने फैक्टर 5 आइडेंटिफाई करने हैं। लेकिन हेडिंग्स इतनी होगी आपके आंसर में 4। लीगल और पॉलिटिकल एक ही हेड में, इकोनॉमिक सेपरेट, सोशल सेपरेट, टेक्नोलॉजिकल सेपरेट। नहीं, पेस्टल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो फिर 6 हेडिंग होंगी: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। क्या कहला है? एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अभी हमने बुक से कुछ नहीं पढ़ा, बस सिर्फ बोर्ड पे हमने बातें डिस्कस की हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम टैकल करने के काबिल हैं या नहीं है। आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेलेवेंट टू द अबव सिचुएशन एंड ग्रुप देम फॉर द पर्पस ऑफ पेस्ट एनालिसिस। मीन इस क्वेश्चन के अंदर से आपने पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें प्लीज।
तो ये मिलते हैं कोई फैक्टर्स, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। Flowersome, a US-based fast food chain, has gained worldwide recognition due to unique taste, exemplary ambience and economy meals. तो कंपनी कोई यूएसए की फास्ट फूड चेन है जो क्या कर रही है, अच्छे अच्छे काम कर रही है। It is considering to exploit an opportunity to expand its business in major cities of Exanta. और क्या करने जा रहे हैं, एक्जांटा के मेजर सिटीज में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने जा रहे हैं। एक्जांटा इज अ डेवलपिंग कंट्री, मीन शायद इसी कंट्री को हमने एनालाइज करना है, इसी कंट्री के फैक्टर्स देखने हैं। पेस्टल, एक्जांटा इज अ डेवलपिंग कंट्री वेयर डिमांड फॉर फास्ट फूड इज एवर इंक्रीजिंग एंड ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स हैव एंजॉयड सब्सटेंशियल प्रॉफिट। कौन सा फैक्टर है? सोशल फैक्टर है कि सोसाइटी फास्ट फूड को क्या कर रही है, प्रेफर कर रही है, और ऑलरेडी जो बिजनेस वहाँ पे फास्ट फूड ऑपरेट कर रहे हैं उनके प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा ये पॉजिटिव सोशल फैक्टर। क्या ख्याल है? इकॉनमी नहीं है, सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर, सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है वहाँ पे, क्यों अदर बिजनेस जो ऐसे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वो भी प्रॉफिटेबिलिटी इंजॉय कर रहे हैं, दिस मीन सोसाइटी टाइप की है। Despite widening wealth gap, fast food has gained immense popularity among lower and middle class. और ज़्यादातर कस्टमर कौन सा है आपका? लोअर और मिडिल क्लास। और आप क्या कर रहे हो? इकोनॉमी मील्स दे रहे हो। मतलब क्या? सोशल फैक्टर पॉजिटिव है ये भी, कि आपके टाइप की जो जनता है वो नंबर में ज़्यादा है। क्यों? आप हाई क्लास को टारगेट नहीं कर रहे, इकोनॉमी मील्स के थ्रू आप किसको टारगेट करते हो? लोअर या मिडिल क्लास को, और वह नंबर में ज़्यादा है और फास्ट फूड को प्रेफर भी कर रही है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। However, social awareness groups are pressurizing a health ministry to revise public health policy by introducing stringent regulation on food industry. हमने ये फैक्टर सिर्फ करंट नहीं, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होते हैं। क्या कह रहा है कि फ्यूचर ऑब्जेक्टिव भी मीट करने में हेल्प देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो देखा जाए तो अगर लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो ये कौन सा फैक्टर है? लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर पॉलिटिकल एंड लीगल के हेड में लिखेंगे। सो दो सोशल फैक्टर मिले, एक लीगल फैक्टर मिल गया। द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग टैक्स हॉलीडे। हॉलीडे बोले तो छुट्टी, टैक्स से छुट्टी, टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और हम फॉरेन से ही आ रहे हैं, तो ये क्या? पॉलिटिकल फैक्टर पॉजिटिव, जो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा थ्रू कॉस्ट कटिंग। दिस इंसेंटिव इज स्ट्रांगली बीइंग अपोज्ड बाय लोकल बिजनेस कम्युनिटी। लेकिन हमें मिल रहा है, वो अपोज है इसलिए करेंगे, उनका हक है, लेकिन हमें मिल रहा है, हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एक्जांटा हैज सीन हाई इन्फ्लेशन रेट। इकोनॉमिक फैक्टर नेगेटिव, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या ख्याल है? एंड द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू रेज द मिनिमम वेज रेट बाय 25%। लीगल फैक्टर, एम्प्लॉयमेंट लॉ जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा हमारे लिए, लेबर कॉस्ट हाई हो जाएगी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नेगेटिव थ्रेट। बर्गर बड़ी, a leading local fast food chain, is gaining popularity because of its social contribution. Advanced technologies, use of social media, mobile application for promotional activities. Technological factor के technology available है like social media, advanced technologies, जो एक competitor यूज करके स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर रहा है, तो हम भी वो यूज करके अपनी ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प ले सकते हैं थ्रू मार्केटिंग। खत्म हो गया बस। सो दो सोशल फैक्टर थे पहले पैराग्राफ में, और एक लीगल फैक्टर था। उसके बाद सेकंड में गए तो मैं एक पॉलिटिकल फैक्टर मिला पॉजिटिव, एक इकोनॉमिक फैक्टर नेगेटिव मिला, और एक लीगल फैक्टर नेगेटिव मिला, और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में एक पॉजिटिव मिल गया। क्या ख्याल है? मिला के कुछ 6 फैक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने थे, तो 6 पॉइंट्स बन जाते हैं। इसका आंसर आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो एक दफ़ा आंसर रीड करके बेशक
कल क्लास में आने से पहले प्लीज एज ए असाइनमेंट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके साथ लाना है। हेडिंग आएंगे आपके आंसर में 4, पॉलिटिकल एंड लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, और जिस हेड के अंदर जो जो पॉइंट्स हैं उनके छोटे छोटे आपने 3-3 लाइनों के पैराग्राफ बनाने हैं। इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर बताना है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी मिस, टेक्नोलॉजिकल पॉजिटिव कैसे है कि टेक्नोलॉजी एक अवेलेबल है जो एक कंपैटर यूज करके अपनी मार्केट बना रहा है, कंपैटर बना रहा है, हम उस कंट्री में जा रहे हैं, दिस मीन हम भी इसको यूज करके अपना कस्टमर अट्रैक्ट करके बिजनेस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हमने क्या देखा, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, कोई यूज कर रहा है या नहीं, ये नहीं, अवेलेबल है या नहीं। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन हम नहीं कर रहे, तो हम जाके कर सकते हैं, जाके कर सकते हैं। क्या ख्याल है, सोसाइटी हमारे टाइप की है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू सोसाइटी को अवेयरनेस ही देनी है। हमने इसके अंदर कहीं पे कंपैक्टर की बात की नहीं की, तो हमने सिर्फ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर देखना है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यस है, जो हम यूज करके हम भी क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों, हम बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। जी, कल मिलते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।